नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ को परिवर्तन के क्षेत्र में एक नई सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस सेवा का आज औपचारिक शुभारंभ किया गया। सुबह 10 बजे 10:90 चौराहे से पर्यटन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा की शुरुआत की। यहां इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस राजधानी के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आधुनिक प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराएगी। आम लोगों और पर्यटकों के लिए यहां नियमित सेवा 7 जनवरी से शुरू होगी। बस सेवा सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में उपलब्ध रहेगी ताकि पर्यटक अपनी सुविधा के अनुसार लखनऊ की ओर सैर कर सके। पर्यटन विभाग की ओर से यात्रियों को आकर्षित करने के लिए 31 जनवरी तक टिकट बुकिंग पर 10% की विशेष छूट दी जा रही है। बस का किराया वयस्कों के लिए 500 रुपये और बच्चों के लिए 400 रुपये तय किया गया है। यह इलेक्ट्रिक बस सेवा न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक अहम कदम मानी जा रही है। 2 पाली में चलेगी, सुबह और शाम में 8:30 से 11:30 और 4 से 7। सर्दी देखते हुए ये टाइम डिसाइड किया गया है और यहाँ से ये 10:90 से रोज़ प्रातः और शाम में ये 10:90 से 10:90 चौराहे से शुरू होगी और हज़रतगंज होते हुए रेसिडेंसी तक जाएगी। इसमें बीच में जितने भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनके बारे में इसमें बताया जाएगा। इसमें विशेषता ये है कि इसके अंदर एक गाइड रहेंगे जो हमेशा इसमें जो भी रास्ते में लखनऊ के इतिहास के बारे में और जितने भी यहाँ पे हिस्टोरिकल और कल्चरल यहाँ की रिचनेस है उसके बारे में अवगत कराते रहेंगे। और एक इसके बाद जैसे मैंने बताया यहाँ से हज़रतगंज से होते हुए रेसिडेंसी पहुँचेंगे। रेसिडेंसी पे स्टॉप होगा, वहाँ पे अंदर एक गाइडेड टूर होगा। उसके बाद फिर बस में चढ़ते हुए पुनः यहाँ से विधानसभा जाएंगे। वहीं से रेजिडेंसी से हज़रतगंज होते हुए विधानसभा में स्टॉप होगा। विधानसभा का एक टूर कराया जाएगा, वहाँ पर अंदर एक्सक्लूसिव टूर है। और उसके बाद वापस वहाँ पे विधानसभा से बोर्ड करेंगे और वापस यहाँ पे आएंगे 10:90 से होते हुए यूपी दर्शन पार्क जाएंगे, जो कि आपको सबको मालूम है वेस्ट टू वंडर पार्क है। और उसमें वहाँ पे एक गाइडेड टूर होगा और उसके बाद फिर वापस यहाँ पे 10:90 पे डी बोर्ड करेंगे। शाम में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा। शाम में बस ये है कि पहले यूपी दर्शन पार्क जाएंगे, उसके बाद विधानसभा का टूर होगा और फिर रेसिडेंसी में लाइट एंड साउंड शो है उसके बारे में वहाँ पे दिखाया जाएगा और फिर वापस आते हुए फूड वैली पे डी बोर्ड किया जाएगा। तो इसमें एक गाइड रहेंगे। इसका जो टिकट प्राइसिंग है वो 500 रुपये और 400 रुपये रखा गया। 500 रुपये एडल्ट के लिए और 400 रुपये जो हमारे बच्चे हैं 5 से 12 वर्ष के। और सभी इसमें गाइड रहेंगे, 3 जगह एंट्रीज रहेंगी। गाइड पूरे रास्ते में बताते रहेंगे और ये हर रोज़ चलेगी सेवा। तो कोई कन्फ्यूजन हो कि ये केवल जब सब लोग भर जाएंगे तब चलेगी, ऐसा नहीं है। ये हर रोज़ चलेगी सुबह शाम में। और इसमें आगे आने वाले दिनों में व्यवस्था की जा रही है कि कोई चाहे तो पूरी बस भी इसमें बुक कर सकता है और कोई अगर चाहे तो टॉप डेक बुक कर सकता है, लोअर डेक बुक कर सकता है। और जो टिकटिंग की व्यवस्था है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन प्लस अगर कोई ऑन स्पॉट आता है बिना टिकट के तो ऑन स्पॉट भी पेमेंट करने पे यूपीआई या फिर कैश, तो उसके लिए हम लोग ने टिकट की व्यवस्था करी हुई है। तो दोनों सभी तरह से इसमें टिकटिंग मोड्स भी खुले हुए हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो आज इसका लोकार्पण माननीय मंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है और मैं आशा करूंगा कि सभी लखनऊ वासी पर्यटक जो लखनऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई शुरुआत आज आपने की है और लखनऊ दर्शन के नाम से आज बस की यात्रा आपने। देखिए, लखनऊ वासियों को प्रदेश वासियों को ढेर सारी इस नई ई बस सर्विस के आज के शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ये ई बस सेवा जो भी हमारे लखनऊ के ऐतिहासिक स्थल हैं,
जो पौराणिक आध्यात्मिक स्थल हैं, जो ऐसे स्थल हैं जिनके लिए दुनिया का आकर्षण का विषय हो सकते हैं, उन सब डेस्टिनेशन पर ये बस यात्रियों को प्रतिदिन सुबह और शाम यात्रा कराने का काम करेगी। इस पर एक सुयोग्य हमारा गाइड भी रहेगा जो हर स्थान के, हर डेस्टिनेशन के बारे में पूरा ऐतिहासिक वर्णन करेगा, उनको सभी यात्रियों को बताता रहेगा। ये बस शुरुआत आज हुई है, इसमें हम लोग लखनऊ दर्शन जो बस ये स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, क्या कुछ ये ऐसी ई बस सर्विस है जो पॉल्यूशन मुक्त होगी। सुबह शाम दो बार में यात्रा उन सब दर्शनीय स्थलों के, पर्यटक स्थलों के, ऐतिहासिक स्थलों के, आध्यात्मिक पौराणिक स्थलों के दर्शन कराएगी, जिसका इतिहास लखनऊ की पहचान है। इसमें स्किल्ड टूरिस्ट गाइड भी होगा। 500 रुपये एडल्ट के लिए और 400 रुपये बच्चे के लिए इसका टिकट रखा गया है। और इसका जो इसको हम लोग ऑनलाइन भी बुक करा सकें टिकट को, और फिजिकली भी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। जो फिजिकल टिकट होगा उस टिकट में खासियत ये होगी कि वो टिकट लौट के जब घर आप फाड़ के किसी गमले में डाल देंगे, मिट्टी से ढक देंगे, पानी डाल देंगे, तो उसमें पौधा उगेगा तुलसी का, और जब तक तुलसी का पौधा रहेगा तब तक आपको आध्यात्मिक ताकत भी देगा, रोगों से निदान भी कराएगा, और इस यात्रा की यादगार भी देने का काम करेगा। ये और विशेष बात है। और इस यात्रा को आगे हम लोग ले जाने का काम करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक, उसको भी इससे कनेक्ट कराने का काम करेंगे। गाइड भी रहेगा, कोई गाइड भी विधानसभा इसमें, हाँ गाइड इसमें स्किल्ड गाइड रहेगा। और ये बस जो है जिसमें इसकी यात्रा में विधानसभा भवन भी सम्मिलित है, विधानसभा भवन के अंदर की पूरी यात्रा भी कराने का काम होगा। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि SIR नहीं NRC कराया जा रहा है। देखिए, अखिलेश जी कोई सच्चाई की बात नहीं करते हैं। अखिलेश जी हमेशा घुमा के, फिरा के, तथ्यों को तोड़ के, मरेड़ के, बेबुनियाद और बेसलेस, जिसका कोई आधार नहीं, उस तरह के औचित्य के लगातार बात करने का काम करते हैं। SIR हुई, सबसे ज़्यादा इनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, खुद ही कहते हैं वो सहयोग किया, अच्छी का बताया कि बहुत अच्छा SIR हुआ। अब ये कहने लगे कि ये NRC कर रहे हैं। इस तरह की बातों पर जनता इनका विश्वास करना बंद कर देगी। इसलिए बेबुनियाद तथ्य विहीन बातें करना इनको जनता स्वीकार नहीं करती है। पठानकोट से एक गंभीर सुरक्षा मामला सामने आया है। पंजाब पुलिस ने 15 वर्षीय नाबालिग को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना से जुड़े अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों के मुताबिक नाबालिग करीब 1 साल से पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में था, और पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी को स्पेशल मीडिया के जरिए फंसाया गया और वह मानसिक रूप से कमज़ोर था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को यह भ्रम था कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है। हालांकि जांच में इस दावे का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सोशल मीडिया के जरिए नाबालिगों को निशाना बनाए जाने को लेकर भी चेतावनी दी गई है। ਨਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਫਰੰਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ISI ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਆਫਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ JNK 'ਚ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟਲ ਫੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਬੜਾ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਆ, ਟੈਕ ਸੇਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥਰੂ ਕਲੋਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਪੋਸੀਬਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੰਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੰਮ, ਟੈਰਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੰਗ ਲੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁਪੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਮੁਖਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੜਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਸਰ? 15 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। 14 ਇਹਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, 15ਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ,
ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਿਆ? 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅਸਲੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ? ਇਹ 'ਚ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित हमलों की खबरों के बीच विश्व हिंदू परिषद ने गंभीर चिंता जताई है। बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस स्थिति को वैश्विक लोकतांत्रिक मूल्यों, धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी चुनौती बताया है। आलोक कुमार ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में लगातार हत्याएं हो रही है और कहा कि ऐसे मामलों में चुनाव नज़दीक आने पर बढ़ जाते हैं। उन्होंने भारत में मुस्लिम समुदाय से भी इस हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने की अपील की है। बीएचपी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सारे विश्व के लिए और जिन सिद्धांतों को हम प्रिय मानते हैं, लोकतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, इन सब के लिए भी सबको एक चुनौती है। अभी जब दीपू की हत्या हुई थी तो आरोप था कि उसने इस्लाम की तौहीन की है, और वो तौहीन ये थी कि उसने इस्लाम को बाकी धर्मों के बराबर बताया था, सब धर्मों को समान कहा था। वहाँ लगातार लोग मारे जा रहे हैं, यातना दे के मारे जा रहे हैं, कैमरों के सामने हजारों की भीड़ के द्वारा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि भारत के मुसलमान इस पर प्रतिक्रिया देंगे। मुस्लिम संगठन जो धार्मिक आज़ादी की बात करते हैं, धर्मों की बराबरी की बात भारत में करते हैं, वो बांग्लादेश के बारे में भी करेंगे। अभी तक उनमें से किसी का बयान हमने देखा नहीं, ना जमात का, ना जमीयत का, ना देवबंदियों का, ना बरेलवियों का। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। मैं समझता हूं कि विश्व भर के हिंदुओं को संगठित करने का हमारा प्रयत्न, पूरी दुनिया में इन अत्याचारों का विरोध करना और पाकिस्तान और बांग्लादेश पर यह दबाव बनाना कि वो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध करे, ये आवश्यक है। बांग्लादेश में जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तब ये घटनाएं होती हैं। जब मोहम्मद यूनुस पहली बार ढाका आए थे तो उन्होंने वचन दिया था कि वो रक्षा करेंगे, पर वैसा हुआ नहीं है। वहाँ की स्थिति चिंताजनक है। हम अपना प्रयत्न जारी रखेंगे। लगातार 6 हिंदुओं की वहाँ पर हत्या कर दी गई है और कल भी वहाँ पर एक किराना व्यापारी और एक पत्रकार को मारा गया। ये लगातार होती हुई हिंसाएं आज़ादी के समय से, उसके पहले से चल रही है। जिस समय भारत आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी यहाँ नहीं थे, वो नोआखली में थे जहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था। इसको समझने के लिए ये जानना पड़ेगा कि कुछ लोग अपना धार्मिक विश्वास मानते हैं कि जिहाद करना है, हिंसा करनी है, हत्या करनी है। ये केवल कानून व्यवस्था नहीं, ये एक वैचारिक चुनौती है और सबको ये समझना पड़ेगा कि जिहाद की जो हिंसा की कंसेप्ट है ये पुरानी हो गई है और वर्तमान जगत इसको स्वीकार नहीं कर सकता। कम कैसे होगी, रुकेगी कैसे भाई साहब? क्या इस तरह के कदम उठाने चाहिए इस तरह की हिंसा? पूरे दुनिया को इसके लिए करना पड़ेगा।
यूएनओ को, यूएनएचआरसी को और बाकी लोगों को भी इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हमने उन संगठनों को भी कहा है दुनिया भर के जो बांग्लादेश को मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, कि ये बात बांग्लादेश को बताएं कि इस तरह का अगर होगा तो उनकी एड पर भी असर पड़ सकता है। जेएनयू कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की खबरों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कैंपस में अशांति फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कोई हंगामा नहीं है, कोई हंगामा करेगा तो इसी तरह जेल में जाएगा। ये भाजपा का राज है, एनडीए की सरकार है, यहाँ पे हंगामा करने वाले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। दंगाइयों का स्थान जेल में है, दंगाई जेल में रहेंगे। बस मुझे इस बात का अफसोस है, कल आम आदमी पार्टी ने जो स्टेटमेंट दी, मैं सुबह अखबारों में पढ़ रहा था, संजय सिंह जी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करता हूं, लेकिन अरे भाई जब करते हो तो लेकिन कहां से आ गया बीच में? लेकिन इनको जेल में नहीं रखना चाहिए, इनको आजाद करना चाहिए, मतलब दंगाइयों को आजाद करना चाहिए। ये मांग है आम आदमी पार्टी की, यही मांग कांग्रेस की रही है 1984 के सिख कत्लेआम के लोगों को छोड़ने के लिए। यही मांग आज आम आदमी पार्टी कर रही है। ऐसा क्या सहयोग है कि ये देश तोड़ने वाले लोगों का साथ देते हैं, इसीलिए ऐसे लोग दंगा करते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों का दिल बढ़ता है, इसीलिए ऐसे लोगों के अंदर और ऐसे दंगे करने की हिम्मत बनती है, क्योंकि सहायक सत्ता जैसी पार्टियां जब इनका साथ देती हैं। मैं जो संजय सिंह जी ने बयान दिया उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूं, दंगाइयों का स्थान जेल में है और वो जेल में ही रहने चाहिए। धन्यवाद। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने कहा है कि राजधानी में प्रदूषण का सबसे ज़्यादा असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है और हॉस्पिटल सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों से भरे हुए हैं, और उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से बच रही है। आतिशी ने मांग की है कि दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर वायु प्रदूषण पर तुरंत बहस की जाए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्टेरॉइड्स के साथ, इनहेलर के साथ ही सांस ले पा रहे हैं। बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स में, हर बड़े अस्पताल में सारे बिस्तर भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो सांस नहीं ले पा रहे हैं। और जब आम आदमी पार्टी प्रदूषण पे सवाल लगाती है, जब प्रदूषण के मुद्दे पे चर्चा की मांग करती है, तो भारतीय जनता पार्टी चर्चा से बचने के लिए क्या क्या बहाने बनाती है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, विपक्ष के खिलाफ सदन छोड़ के चला गया। क्यों हो रहा है ये तमाशा? ये तमाशा हो रहा है बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए। बीजेपी जो प्रदूषण की चर्चा से भागना चाहती है उसके लिए, क्योंकि बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से AQI मॉनिटर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उन पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से दिल्ली के प्रदूषण में लोग मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार चर्चा से भागने की कोशिश कर रही है। हम ये मांग करते हैं कि ये सब ड्रामेबाजी बंद की जाए और तुरंत प्रदूषण जो सबसे बर्निंग इशू है, सबसे इंपॉर्टेंट इशू है आज दिल्ली का, उस पर तुरंत चर्चा की जाए।
फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।